जय भीम, जय मूल निवासी। आप सभी का इस जिला क्लस्टर अधिवेशन 2026 में के इस महोत्सव में एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आपने पिछले सत्र में सारे वक्ताओं को ध्यानपूर्वक सुना, धैर्य से सुना, और ये आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि आप इस सत्र में भी उसी धैर्य से वक्ताओं को सुनेंगे। मैं सर्वप्रथम इस सत्र के अतिथि वक्ताओं को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करेंगे। माननीय बी आर बौद्ध जी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, बामसेव उत्तराखंड। इस कार्यक्रम की इस सत्र की अध्यक्षता माननीय मूल निवासी RN दोहरे जी, राज्य प्रभारी केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य मूल निवासी संघ। सर, आप आसीन होइए। वक्ताओं के रूप में माननीय BR बौद्ध जी कृपया मंच पर पधारें। माननीय दीपक चंद्याल जी, राज्य उपाध्यक्ष मूल निवासी संघ उत्तराखंड। माननीय RR लोहिया जी, जिला अध्यक्ष मूल निवासी संघ नैनीताल, कृपया मंच पर आए। मूल निवासी माननीय नीरू कपूर जी, जिला उपाध्यक्ष बामसेव नैनीताल, कृपया मंच पर आए। माननीय रुचि आर्य जी, जिला कार्यकारिणी सदस्य बामसेव नैनीताल, कृपया मंच पर आए। एडवोकेट गंगा प्रसाद जी, सामाजिक कार्यकर्ता, कृपया मंच पर पधारें। मूल निवासी माननीय मूल निवासी मोहनराम जी, कृपया मंच पर पधारें। हमारे माननीय नफीस अहमद जी, जिलाध्यक्ष भीम आर्मी, कृपया मंच पर पधारें। इसके साथ ही हमारे नैनीताल के युवा जिलाध्यक्ष माननीय मोहित कुमार जी, कृपया आप मंच पर पधारें। साथियों, ये सत्र द्वितीय सत्र है जिसका शीर्षक एक अलग प्रकार से है, और इस शीर्षक को एक आपको आपके सम्मुख प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे जिला प्रभारी बामसेव नैनीताल माननीय मनोज कुमार जी। आइए। बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। बामसेव जिला नैनीताल के, जहाँ तक मुझे याद है, चौथा क्लस्टर अधिवेशन है। तो बामसेव जिला नैनीताल के चौथे क्लस्टर
अधिवेशन में मंच पर बैठे आज के इस द्वितीय सत्र की अध्यक्षता कर रहे माननीय आर.एन. लौहरे जी, मंच पर बैठे समस्त प्रबुद्ध जन और इस सभागार में बैठे इस समाज के सजग प्रहरी, आप सभी का मैं इस मंच के माध्यम से दूसरे सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा जो पहला सत्र था बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसका विषय था राष्ट्रीयकरण का पैगाम, निजीकरण पर लगाम। उस विषय पर जो हमारे विषय विशेषज्ञ थे, हमारे वक्ता थे, बहुत गहन अध्ययन के बाद उन्होंने अपने विचार रखे। और बामसेफ का मंच एक ऐसा मंच है जिस पर बिना तैयारी के नहीं जाया जाता है और नहीं जाया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण मंच होता है और बहुत नपी तुली और संतुलित बातें की जाती हैं। आज का जो दूसरा सत्र है, उस सत्र का विषय है मूल निवासी बहुजन संगठनों की एकता के बुनियादी सिद्धांत और कार्यक्रम। इस विषय की प्रस्तावना रखने के लिए मुझे संगठन द्वारा निर्देशित किया गया है और जो बामसेफ का कैडर है वो इस बात से भलीभांति परिचित है कि संगठन का जो निर्देश होता है उसके लिए बंधनकारी होता है, मैंडेटरी होता है। और बामसेफ के जो क्लस्टर अधिवेशनों में या जो अन्य अधिवेशन होते हैं, राज्य अधिवेशन होते हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं, उनके जो विषय सत्रों के जो विषय निर्धारित होते हैं वो बहुत गहन अध्ययन करने के बाद निर्धारित किए जाते हैं। और इस बार का जो क्लस्टर अधिवेशन में जो विषय हैं हमारे, ये न केवल नैनीताल में, न केवल उत्तराखंड में, बल्कि पूरे राष्ट्र में एक साथ इन विषयों पर चर्चा परिचर्चा और प्रबोधन समाज का हो रहा है। खैर, बढ़ते हैं विषय की ओर। मूल निवासी बहुजन संगठनों की एकता के बुनियादी सिद्धांत और कार्यक्रम। बामसेफ संगठन एनसीसी एमबीओ के माध्यम से, अब आप कहेंगे कि साहब ये एनसीसी एमबीओ क्या है? एनसीसी एमबीओ का मतलब है नेशनल कोऑर्डिनेशन कॉरपोरेशन ऑफ मूल निवासी बहुजन ऑर्गेनाइजेशन। एनसीसी एमबीओ के माध्यम से उन सभी राष्ट्रव्यापी संगठनों को एक मंच पर लाने का प्रयास करता है जो अपने संगठन की कार्यप्रणाली, उसके सिद्धांत और उसकी नीति पर फुले अंबेडकरी विचारधारा के मूल सिद्धांतों का पालन करता है। अब फुले अंबेडकरवादी सिद्धांत क्या है? जैसे संविधानवाद, मूल निवासी पहचान, लोकतंत्रात्मक कार्यप्रणाली, सहयोग, समन्वय इत्यादि। जो राष्ट्रव्यापी संगठन बहुजनों के इन तमाम सारे सिद्धांतों का परिपालन करते हैं, यानी उनके संगठनों में लोकतंत्र है, संविधानवाद है, उन तमाम सारे संगठनों के प्रतिनिधियों को, उन तमाम सारे संगठनों के जो पदाधिकारी हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको एक मंच पर लाना, ये एनसीसी एमबीओ के माध्यम से इस समय बामसेफ कर रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस जो संक्रमण काल है, उस संक्रमण काल में जो सबसे बड़ी अभी हमारे सम्मुख जो समस्या है वो है ब्राह्मणवाद की समस्या। और इस राष्ट्रव्यापी समस्या को अगर हमने उससे संघर्ष करना है तो हमें एक राष्ट्रव्यापी
संगठन का निर्माण करना होगा और उन तमाम सारे ऐसे संगठन जो इस समस्या से पीड़ित हैं उन्हें भी एक मंच पर आना पड़ेगा। भारत का बहुजन समाज, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक लोग शामिल हैं, वे कुल जनसंख्या का 85% है। ऐतिहासिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से एक सूचना है, एक गाड़ी 3026 है, ये शायद गलत जगह पार्किंग की हुई है, तो मेरी गुजारिश है कि अगर इस सभागार में कोई बैठे हैं तो इस गाड़ी को वहां से तुरंत हटा लें। 3026 अच्छा, उसको चाबी दे दो किसी को। विषय पर आते हैं तो ये जो 85% लोग हैं वो ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से इस देश के मूल निवासी हैं और जो सदियों से असमानता की जो ये लड़ाई चली आ रही है, जो दंश वो झेल रहे हैं, इन सब में जो ये वर्ग हैं इनका दर्द एक समान है। हमें आज के परिप्रेक्ष्य में अगर अपने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो इन तमाम सारे संगठनों को एक मंच पर लाना यह समय की सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि पहला सत्र हमारा जो निर्धारित समय था उससे बहुत देर में शुरू हुआ और जो दूसरा सत्र है वो भी हमारा कोशिश करेंगे कि बहुत लंबा न खींचे और मेरी आने वाले वक्ताओं से भी यही अपेक्षा रहेगी कि जो ये विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर बिंदुवार अपनी बात रखेंगे और विषय से न भटकते हुए अपना प्रबोधन आज के इस द्वितीय सत्र में करेंगे। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, मैंने बहुत संक्षेप में अपनी बात रखी और मेरी अपेक्षा है आप लोगों से कि आप भी अपनी बात बहुत संक्षेप में और बिंदुवार रखेंगे। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मनोज कुमार जी, प्रभारी जी। साथियों, एक महत्वपूर्ण शीर्षक है मूल निवासी बहुजन संगठनों की एकता के बुनियादी सिद्धांत और कार्यक्रम। हमारे बहुत सारे संगठन इस हमारे भारत में काम कर रहे हैं और अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखें तो सांस्कृतिक बहुलता होने की वजह से सामाजिक विभिन्नता भी है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से यह भी देखा गया है कि जो शोषण का तरीका है वो किसी भी क्षेत्र में लोग रह रहे हैं हमारे, उन सब के लिए एक सा है। तो किसी भी प्रदेश में, किसी भी क्षेत्र में हमारे जो संगठन हैं वो एक तरह से उस अत्याचार से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं जो सदियों से होता आया है, उस शोषण से मुक्ति का प्रयास कर रहे हैं और बहुत हद तक इसमें सफल भी हो रहे हैं। तो हमको बस यही प्रयास करना है कि हम अपनी सांस्कृतिक विविधता को साझा विविधता में बदलें, साझा एकता में बदलें और संगठनों को एक करते हुए अपनी आवाज़ बुलंद करें। जो वर्तमान परिदृश्य है उसके हिसाब से अगर हम एकता में नहीं बदते हैं तो जो क्षति हमारे समाज को हो रही है वो बढ़ती चले जाएगी, कम नहीं होगी। इसी क्रम में मैं अगले वक्ता के रूप में एडवोकेट
गंगा प्रसाद जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपनी बात मुझ पर रखें। धन्यवाद सर। बाबा साहब और फुले साहब, महात्मा फुले जी को नमन करते हुए मंचासीन मिशनरी साथीजन और प्रबुद्ध मिशनरी साथी जो मेरे वरिष्ठ साथी हैं और मिशन के साथी हैं, हमेशा आप सबके सानिध्य में रहकर हम लोग सीखते ही रहते हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पर एक मातृ संगठन बामसेफ द्वारा जो पहला सत्र था, बहुत अच्छे से निपटा वो सत्र और बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि मैं मूल निवासी संघ में दो वर्ष, लगभग 4 वर्ष 2 सत्रों का कार्यकाल पूरा किया, तो बहुत मुझे जो अपने बहुजन समाज में मूल निवासी संगठन जितने भी काम कर रहे हैं उनसे सीखने को ही मिला। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने को आई कि फुले और अंबेडकरी विचारधारा उन संगठनों में है या नहीं है। कई बार देखने को मिला, हल्द्वानी में महानगर की बात करूं तो यहाँ भी कई संगठन चल रहे हैं, तो जिससे जो है हम लोगों का कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन, जो आज का विषय भी है, बहुजन संगठनों का जो है एकता के बुनियादी सिद्धांतों को लेकर ये चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इस संदर्भ में मैं मातृ संगठन से अपने सुझाव के रूप में कहना चाहूँगा कि जल्द ही भौतिक रूप से, फिजिकली एक बृहद रूप से इसकी बैठक लगाई जाए, सारे संगठनों को एक करते हुए। छोटे भाई होने के नाते सुझाव के रूप में कहूँगा, वैसे मातृ संगठन है, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये क्योंकि मैं काम करते करते मुझे भी काफ़ी समय हुआ है इन संगठनों में, बहुजन संगठनों में, और मैं ये भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो संगठन यहाँ पर आए दिन जो है नई नई विचारधारा को लेकर आ रहे हैं संगठन, तो उन संगठनों को जो है एक होने की ज़रूरत है, एक मंच पर आने की ज़रूरत है। और जो कुछ संगठन ऐसे भी कार्य कर रहे हैं बीजेपी कांग्रेस से प्रेरित होकर, तो कहीं ना कहीं वो हमें उससे हानि हो रही, नुकसान हो रहा है हमारे मातृ संगठनों को ये थोड़ा सा इस विषय पे सोचना चाहिए, चिंतनीय विषय है। और जहाँ तक मूल निवासी संघ जो अनवरत इस प्रदेश में जो है मूल निवासी जागरूकता रख रहा है, बाबा साहब और महापुरुषों की जन जागृति का कार्य कर रहा है, जिससे जैसे अभी जो बुनियादी सिद्धांत और कार्यक्रम है, हमें बाबा साहब के मिशन कारवां को आगे बढ़ाते हुए और फुले छत्रपति साहू जी महाराज, अभी हाल ही में छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती का कार्यक्रम करा, तो महापुरुषों की जयंती का कार्यक्रम 1 माह से विगत 26 जून से लेकर 26 जुलाई तक वो कार्यक्रम हुआ। लास्ट उसका जो समापन है कोल्हापुर में होना है। और इस तरीके से महापुरुषों के कार्यक्रम, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी हैं यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में, उनका कार्यक्रम लगाए जाए और अपने सामाजिक संगठनों को सभी बातें बताई जाएं, जिससे कि हमारा मिशन कारवां मूवमेंट आगे बढ़ता रहे। और मातृ संगठन की ये भी जिम्मेदारी ये भी रहेगी कि अगर कोई संगठन इन फुले अंबेडकरी विचारधारा से हट के कार्य कर रहा है, तो क्या हमारे पदाधिकारी, हमारे संगठनों के मूल निवासी संघ हैं, ऑब्स्यूट विंग हैं, उनके पदाधिकारी क्या उनको सहयोग प्रदान करेंगे? अगर करेंगे तो क्या ऐसे पदाधिकारियों का वहाँ पर जो है उनके साथ सम्मिलित होकर और समाज में क्या मैसेज जाएगा, ये भी हमने देखने वाली बात होती है। क्योंकि कभी कभी संगठनों के अपने प्रोटोकॉल होते हैं, अपने अपने बायलॉज होते हैं, उन बायलॉजों के हिसाब से हमने काम करना चाहिए। और भारत में मैं इस प्रदेश की बात भी करूंगा, जो प्रदेश में जिस तरह की जघन्य घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब हम 14 अप्रैल मनाते हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ, क्या वो भीड़ कभी हमारी तब्दील हो पाई? जब कभी कोई घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का प्रतिरोध करने के लिए क्या वो भीड़ तब्दील हो पाई? तो मैं मातृ संगठन से यह भी आग्रह करूंगा, यह भी निवेदन करूंगा कि अगले वर्ष जो 14 अप्रैल का कार्यक्रम हो, मातृ संगठन बामसेफ के दिशा निर्देशों के अनुसार हो और वहाँ पर जो है मातृ संगठनों का प्रतिनिधित्व हो। ऐसे संगठन जो समाज में कुछ मैसेज दे सके, हमारे मूल निवासी समाज के जो हमारे युवाओं को और मातृशक्ति को जो दिशा निर्देशित कर सके, कुछ इस तरह के कार्यक्रम हम लोगों को करने चाहिए। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि मैं भी अभी इस मिशन मूवमेंट में कुछ ही समय से लगा हुआ हूँ,
और ज़्यादा मुझे अच्छा वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये भी इस तरीके से जितने भी समाज की जो लड़ाइयाँ होती हैं, कभी हम लोग अधिवक्ता हैं तो अधिवक्ताओं का फर्ज बनता है हमारा। एक अभी यहाँ पर मुझे जो कमी महसूस हो रही है कि अधिवक्ताओं का बामसेब की तरफ से कोई संगठन अभी नहीं है। मैं माननीय राज्य अध्यक्ष जी से भी निवेदन करूंगा कि अधिवक्ताओं का भी जल्दी यहाँ पर संगठन गठित किया जाए, क्योंकि अभी हम जो भी काम कर रहे हैं बिना संघ के काम कर रहे हैं। हालांकि हम अपने मूल निवासी संघ के माध्यम से तो करते ही कार्यक्रम है, और भी हमारी जो मिशन ऑब्स्टिट्यूट विंग है उसके माध्यम से करते हैं, लेकिन अधिवक्ताओं की लड़ाई लड़ने के लिए केतन राम हत्याकांड हुआ है, इस तरीके से हम लीगल एड पहुंचा सके, मदद पहुंचा सके, कर सके वहाँ पर, और पूरे प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं पर अपना कानूनी पहलुओं को रखते हुए उनके लिए मैं तो हमेशा तत्पर रहता हूँ। मेरे समाज का कोई भी व्यक्ति आए तो मैं पीड़ित है, गरीब है, तो मैं उसके लिए निःशुल्क उपलब्ध रहूँ, मैं एक ऐसी उम्मीद के साथ। मैं ज़्यादा न कहते हुए जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। धन्यवाद एडवोकेट साहब, आपने इस शीर्षक में अपने महत्वपूर्ण विचार रखे, मूल्यवान विचार रखे। मैं अगले वक्ता के रूप में माननीय BR बौद्ध जी को आमंत्रित कर रहा हूं। आप राज्य कार्यकारिणी सदस्य हैं बामसेब उत्तराखंड। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब और अन्य सभी महापुरुषों को नमन करते हुए बामसेब क्लस्टर अधिवेशन जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में उपस्थित सम्मानित मंच और सभी संगठनों के मिशनरी साथी और मातृशक्ति सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। बामसेब का राष्ट्रीय अधिवेशन ये दूसरा सत्र चल रहा। सुबह से सभी लोग सुन रहे हैं और सुनते सुनते कुछ लोग तो चले गए हैं, वो शायद उब गए थे। दरअसल में संगठन ये जो मूल निवासी सब्जेक्ट हमारा इस समय है, सेकेंड सत्र का मूल निवासी संगठन की एकता के बुनियादी सिद्धांत और कार्यक्रम। मूल निवासी शब्द कैसे आया, ये पहले इसको हमें जानने की जरूरत है। मूल निवासी हम अपने लोगों को हम कह रहे हैं, सभी लोग जय भीम, जय मूल निवासी भी कहते हैं। मूल निवासी हम कहाँ से हैं, पहले इसकी हिस्ट्री को हमें जानना है। और बाबा साहब ने कहा कि हम मूल निवासी हैं। इस देश में 10वीं में थोड़ा सा शायद टाइम मेरा 10 मिनट से ज़्यादा लग जाए। 10वीं 11वीं ईस्वी में यहाँ पर ब्राह्मण जो है मध्य एशिया से भारत में आया है। उससे पहले सब जो है मूल निवासी वो हमारे लोग थे। जो सम्राट अशोक मौर्य काल चल रहा था और उस समय छोटे छोटे राज्य होते थे और वो कोली वंश, मौर्य वंश, ये वंशों के हिसाब से इस तरीके से चलता था उस समय। तो ईसा से पूर्व 560-65 के आसपास में तथागत गौतम बुद्ध थे और उस काल में लोकतंत्र चलता था। जो राज्य चलते थे उस समय भी लोकतंत्र चलता था। तो वहाँ जब ये 10वीं 11वीं ईस्वी में यहाँ पर ब्राह्मण आता है तो इन्होंने जो मूल निवासियों को कैप्चर करना शुरू किया और धीरे धीरे इनको सबको गुलाम बना दिया। और गुलाम बना दिया, पूरा जो बुद्धिज्म का सिस्टम था वो उन्होंने एडॉप्ट कर लिया अपने वहाँ, और इनको उसमें विकृतियाँ डाल के इनको सिखाना शुरू कर दिया। वो पढ़े लिखे लोग थे, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया। तो ये जो उनका हिस्ट्री रही है ब्राह्मणों की, वो आज भी लोगों के अंदर घर कर गई है। वो जो जितने भी अब आजकल बाबा साहब ने संविधान में साफ लिख रखा है कि नायक पूजा हानिकारक होगी। नायक पूजा अगर होगी तो फिर वहां का लोकतंत्र जो है वो तानाशाह हो जाएगा।
तो आज आप 14 साल से देख रहे हैं, या कांग्रेस काल में भी देखा होगा, उतना नहीं था, तानाशाह तब भी थी। क्योंकि जो SC ST OBC अन्य माइनॉरिटी है, इनको अधिकार उस लेवल पे मिले नहीं। लाखों हजारों पद अभी भी खाली पड़े हैं वहां। तो आज तानाशाही में जो आने का कारण है, हमको मेन रूप से इसकी जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, हमारे समाज को इनके सिस्टम से हटना पड़ेगा। बाबा साहब क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन में यह है कि जो ब्राह्मण कर रहा है वो आपको नहीं करना है। विशेषकर जो सांस्कृतिक रूप से ये जो कहते हैं, इन्होंने इतना निर्माण कर दिए मंदिरों के, तो उसमें टाइम पास नहीं करना हमारे लोगों को। हमारे लोगों को क्या करना था? अधिक पढ़ाई करनी थी, अधिक शिक्षा लेनी थी, अंधविश्वास से बाहर होना था। तो इसी सब्जेक्ट में मैं आपको थोड़ा सा, जो हमारे मूल निवासी बहुजन संगठन है, संगठन बहुत सारे हैं देश के अंतर्गत, लेकिन बामसेब का हमारा जो मकसद है, बामसेब ने NCC BMO नेशनल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन और मूल निवासी बहुजन ऑर्गेनाइजेशन, इसके माध्यम से सभी मूल निवासी बहुजन संगठनों को एकजुट करने की पहल पूरे देश के अंतर्गत उन्होंने शुरू कर दी है। और ये 78 का ये शुरू सुबह बात भी आ गई। 78 में 1978 में बामसेब का गठन हो गया है। तब से बामसेब काम कर रहा रेगुलर, और ये इसमें एम्प्लॉइज जुड़ा हुआ है, सरकारी प्राइवेट जो भी है। तो इसमें जो लोग भी 78 के बाद से जुड़े होंगे, वो लोग बहुत भलीभांति समझते हैं कि भारत के मूल निवासी वास्तव में हमें क्यों कहते हैं, वो स्पष्ट है। और जिनको जो जुड़ नहीं पाया, जो आज जुड़ रहे हैं, वो बेहतर तरीके से जुड़े और इतिहास को पढ़ें। तो इसके तहत इनको सब, और इसमें भी जो संगठन हमारे हैं, इनको इस आधार क्या होगा, वो सभी संगठनों का संविधानवाद, वो चलने वाले संगठन होने चाहिए संविधानवाद पर, और लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली होनी चाहिए उनकी। मूल निवासी बहुजन पहचान, हमारी पहचान हमको ब्राह्मणों की तरह न करना है, न उनके तरह दिखना है, हमें अलग से दिखना है। जैसे बुद्धिस्ट अलग दिखता है, हमें बुद्धिस्टों की तरह दिखना है और उसी में चले भी जाना है। क्रिश्चियनों की तरह अलग से दिखना है, हमें मुस्लिमों की तरह हमें अलग से दिखना है। तो ये हमारे जितने भी विभिन्न संगठन है, और इसमें ये जो मूल निवासी बहुजन संगठनों में ये जो अल्पसंख्यक जिसको हम कहते हैं, जो धर्म परिवर्तित हैं, वो लोग भी SC ST में से ही हैं। आज इस देश का जितना भी मुस्लिम है वो हमारे ही भाई हैं, उनको हमें एकदम दूर नहीं मान के चलना है, वो हमारे ही भाई हैं और उनको भी समझाना है। ये हर आदमी को ये समझाना है, ये मुस्लिम हिंदू की लड़ाई हमको नहीं करनी किसी को। तो जो एकता हमारे विभिन्न संगठनों की होनी है, इनको एक मंच पे लाना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य है इसका ब्राह्मणी व्यवस्था से मुक्त होना और मुक्त करना समाज को। अब ब्राह्मणी व्यवस्था से कैसे हम इनको मुक्त करेंगे, और हमारा ये सब्जेक्ट सभी संगठनों का होगा, ये नहीं कोई। अब बीजेपी में, कांग्रेस में वो शाखाएं बनी हुई है उनकी, तो वो शाखा बन के काम नहीं चलेगा वहां। तो इनके जो वैचारिक सिद्धांत हैं, बहुजन संगठनों के एकता के बुनियादी सिद्धांत, 2-4 सिद्धांतों पर मैं चर्चा करूंगा। वैचारिक प्रतिबद्धता, वैचारिक प्रतिबद्धता है महापुरुषों की विचारधारा पर अडिग रहना। जो बाबा साहब ने कहा है, बाबा साहब को खूब पढ़ना है, उन्होंने खूब किताबें लिख रखी हैं, वैसे ही हमको आचरण भी करना है, वैसे ही समाज में भी रहना है। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, आपस में प्रेम बंधुत्व से रहना है। संविधान के प्रति निष्ठा, संविधान में निहित जो स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता है और न्याय है, और
संविधान में ही बाबा साहब ने भी लिखा है कि हमारा दृष्टिकोण, हमारी सोच जो है वैज्ञानिक होनी चाहिए। ये अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। तो उस पे हमारे सभी इन संगठनों का ये जो इनके सिद्धांत है, इस पे ये सभी जो संगठन हमारे मूल निवासी संगठन जो विभिन्न बने हैं, इनकी एक विचारधारा होगी ये। तो हम एक मंच पर जब खड़े होंगे तो हमारी एक ताकत होगी। फिर विभिन्न इतने जब हमारी ताकत खड़ी हो जाएगी तो ये हॉल वास्तव में फिर भरा रहेगा। ये 10 बजे रात तक भी प्रोग्राम चलेगा तो भरा रहेगा, क्योंकि विचारधारा है एक ऐसी। अगर विचारधारा है तो आदमी के लिए कोई टाइम महत्व नहीं रखता। इसमें लोग कल रात भी यहाँ पर आए थे, फिर सुबह लोग यहाँ पहुंच गए। लोग ऐसे भी काम करने वाले हैं। जो लोग सीधे संगठन में नहीं जुड़े हैं तो वो कम से कम जब जैसा उनको इन्विटेशन मिल गया है वो 8-9 बजे आना चाहिए। वो बात अलग है कि हम कह रहे हैं कि हम 10 शेर हैं, 10 बहुत हैं, वो कहने के लिए ठीक है। लेकिन अगर 10 शेरों में ना अगर 1000 उनके शिकार इकट्ठा होते हैं, वो शेर शिकार नहीं कर पाते हैं उसमें। तो ये हमको सोचने की जरूरत है। इसमें साझा ऐतिहासिक पहचान, मूल निवासी पहचान और अपना गौरवशाली इतिहास को भी जानना है। गौरवशाली इतिहास क्या है? बाबा साहब ने जब हिंदू धर्म को देखा यहाँ बहुत समस्या है, ये सुधरने वाले नहीं है, उन्होंने धर्म ही छोड़ दिया हिंदू। फुले साहब ने घर छोड़ दिया, शिक्षा नहीं करनी थी उनको, शिक्षा नहीं लेनी थी तो उनको घर ही छोड़ना पड़ा, घर छोड़ दिया। बुद्ध ने राजपाट छोड़ दिया, सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ दिया। एक बदलाव चाहा उन्होंने, समानता चाही उन्होंने। तो ये हमारे विभिन्न संगठनों का उद्देश्य होगा तो हम निश्चित सफल होंगे। अब है संगठनों की एकता के बुनियादी कार्यक्रम। कार्यक्रम क्या क्या होंगे? जन जागरण और वैचारिक प्रशिक्षण। समाज के अंतिम छोर तक हमें गांव तक समझाने की जरूरत है लोगों को। मैं जैसे अपने घर गांव में जाता हूं, उनको कहता हूं यार ये शादी ब्याह में इतना खर्च मत करो, ये पूजा पाठ इतना मत करो, मर जाओगे तुम, कुछ पाओगे नहीं। ये सही कपड़े पहनो, बकरा इतना मत काटो, इससे कुछ होने वाला नहीं। अगर किसी मंदिर में कुछ कहलवाना है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मैं कहता हूं मेरे को जो होगा तुम्हें परिणाम मिल जाएगा, तो तब तुम पूजा करना। मैं बहुत डायरेक्ट मैं लोगों से समझाने की कोशिश करता हूं। तो लेकिन कमी हो रही है, ये हमें समझाना पड़ेगा, समझाते रहने की जरूरत है। लेकिन उसके लिए बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, फुले साहब को पढ़ना पड़ेगा। फुले साहब ने तो अपनी पत्नी से कह गए थे मैं मर गया, ब्राह्मण को मत लाना मेरे क्रियाक्रम में। और बाबा साहब ने तो धर्म ही छोड़ दिया था। इतना परिवर्तन लाने की जरूरत है। तो हमारे आप देखिए शादी ब्याह मित्रता ये सब बढ़ जाएगी, फिर आसानी से शादी ब्याह भी होने लग जाएंगे। तो कार्यक्रम जो है इसमें अंतिम छोर तक हमें वैचारिक साहित्य का प्रचार प्रसार करना है। वैचारिक साहित्य कहाँ है? बाबा साहब का साहित्य लेना है, फुले साहब का साहित्य लेना है, वो बांटना है हमने लोगों को, समझाना है लोगों को। आर्थिक आत्मनिर्भरता आंदोलन को यदि हमको लंबे समय तक चलाना है, ये चलाना पड़ेगा लंबे समय तक, क्योंकि 2,500-3 हजार साल हो गए हैं गुलामी। और ये गुलामी के कारण बाबा साहब कहते पढ़ा लिखा समाज है ये, इसकी समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि वो धर्म छोड़ने को छोड़ के दिखा भी के हमारे लोग आज भी, मैंने सुना है कि बड़े अच्छे अच्छे पदों में हमारे लोग हैं, वो घर बैठे आराम से, और वो साल में एक बार वो मंदिरों में बकरा चढ़ाने चले जा रहे हैं पहाड़ों में। और बच्चों को देखो, अगर हम अंधे थे, हम बच्चों को भी वही बना के जा रहे हैं, बच्चे अपने बच्चों को बना जाएंगे। फिर हम क्या कह रहे हैं यार, वो सदियों से हमारा ऊपर क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। ब्राह्मणवाद को तो हम पनपा के बैठे पड़े हैं, हमें ब्राह्मणवाद को खत्म करना है। शिक्षित तो इसमें आत्मनिर्भर तो लंबे समय तक चलाना है। इसमें सभी लोगों को समय भी देना है, प्रतिभाग भी करना है और धन भी देना है। धन जो जितना दे सकता है, 100 रुपया 50 रुपया, क्योंकि आप लोगों को सबकी आदत हो रही है मंदिरों में खूब चढ़ाते हो आप लोग, ये सब जानते हैं। जब बकरा काटने हमारा एक क्लास 1 ऑफिसर जाता है तो अब 4th क्लास का अगर हमारा आदमी होगा वो तो जाएगा ही जाएगा, वो तो उसी से सीखता है। मेरा साहब जा रहा तो मैं तो जाऊंगा। तो
संगठनों में पैसा दीजिए जितना दे सकते हैं। वो एक भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने 10,000 रुपये दिया। ऐसे हमारे अंदर आनी चाहिए, क्योंकि संगठन में वो काम करता है, वो पैसा संगठन में काम करेगा। इतने बैठने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ये खाली वैसे नहीं हो पाती है। और लोगों ने समय भी दे रखा है, समय भी देते हैं। तो किसी को भी इसमें शेयर करना चाहिए, जो जैसे क्षमता रखता है उतना पैसा वो शेयर करना चाहिए, संगठनों में देना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रसार, शिक्षा बेहतर होनी चाहिए। ये इस समय वर्तमान शिक्षा एकदम गलत चल रही है। गाय पे निबंध हमको भी पढ़ाया, हमारे पिताजी को भी गाय पे, हमारे बच्चों को भी गाय पे निबंध लिखवा रहे हैं। अरे भाई, बाबा साहब पे क्यों नहीं लिखवा रहे हो? फूले साहब पे क्यों नहीं लिखवा रहे हो? बुद्ध पे क्यों नहीं लिखवा रहे हो? कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक पर क्यों नहीं लिखवा रहे हो? इन पे क्यों नहीं लिखवा रहे हैं? हमें ये शिक्षा भी गुणवत्ता लाने की जरूरत है। इसमें न तो धर्म आधार होना चाहिए, न लिंग आधारित होना चाहिए, न आर्थिक भेदभाव होना चाहिए। आर्थिक भेदभाव इन्होंने प्राइवेट स्कूल खुलवा दिए, अब वहां आम आदमी नहीं पढ़ा पा रहा है स्कूल। साझा राष्ट्रीय समन्वय, छोटे छोटे टुकड़ों में जो हमारे संगठन बटे हैं, इनको एक मंच में लाने के लिए जो एनसीसी, एनबीओ, ये नेशनल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन और मूल निवासी बहुजन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो एक करने का प्लान है, इस प्लान को सफल करने में सभी लोग इसमें भागीदारी करें। मीटिंगें लगती हैं और वहां पर इकट्ठा होने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है। महिला सशक्तिकरण, कोई भी आंदोलन बिना महिलाओं का पूरा नहीं होगा। आपने सवर्णों का देखा होगा, वो पहला आंदोलन, ये पूजा पाठ भी कर रहे हैं ना, उस कलश यात्रा निकाल दे रहे हैं उसमें, और कलश यात्रा में भी हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही वहां। इनको पता ही नहीं है, ये ईश्वर ईश्वर करके कुछ होने वाला नहीं है। मैं खुला मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि या तो मेरे समझ में इतनी आ गई है, या मेरी समझ से बाहर चली गई है भगवान की बात, और इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूं। तो ये जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, तो तब तक ये कल्याण ये समाज का नहीं होगा। मैं ज्वाइंट डायरेक्टर के पद से, मैं फाइनेंस कंट्रोलर मैं रहा हूं हायर एजुकेशन में, और वर्तमान में भी मैं अभी काम कर रहा हूं पीडब्ल्यूडी में। मैं जिस ऑफिस में भी रहा, मैं सीधे अपने लोगों को टारगेट बनाता था पहले, कि तुम वहां चलते हो तो वहां चलो, नहीं तो आप कंट्रीब्यूशन करिए, पैसा जमा करिए। और ये मेरे साथी जो भी मामसे में वर्तमान में भी डोर इनके हाथों में ले रखी है, ये सब जानते हैं। तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, फिर मैं अपना क्लोज कर दूंगा। ह्वेनसांग फाइयान इत्सिंग, ये चाइना के बुद्धिस्ट जो है भारत में आए 7वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी में। ये पूरा भारत के बारे में लिख गए हैं, और अलबुर्नी आया है 1000 कुछ ईस्वी में। ये भारत के बारे में पूरी जानकारी ह्वेनसांग फाइयान इत्सिंग लिख गए हैं, और इनको कोई भी आदमी पढ़े। इन्होंने मथुरा के बारे में, अयोध्या के बारे में साफ लिख गए हैं। ब्राह्मणों का इतिहास तब तक लिखा नहीं गया है यहाँ। जितने भी यहाँ के वेद, पुराण और रामायण, गीता, ये सब जो भी लिखे गए हैं, ये 14वीं, 13वीं, 12वीं शताब्दी में लिखे गए हैं। सन 1002 में, 200 में, सन 1300 में। उससे पहले इनका कोई इतिहास नहीं है। इनके रामायण में कहीं पर भी, तभी तो इन्होंने, ह्वेनसांग ने लिखा है एक जगह पर कि असुरों ने ये बिल्डिंगें बनाई हुई हैं मथुरा में। जब वो गए घूमने के लिए, तो वो कहते हैं कि यहाँ उजाड़ सा हो गया है। बिल्डिंग जो सम्राट अशोक के बनाए हुए स्तूप थे, वो कुछ तोड़ दिए थे इन्होंने। तो इसलिए इनका इतिहास तब तक लिखा नहीं है। तो ये कोई भी इसको जान लें, क्योंकि मैं पढ़ के ही, मैं अध्ययन करके ही ये बोल रहा हूँ। इनका कोई, ये भगवान में वास्तव में कोई वो नहीं है दम कि ये कुछ करने का दम होती। वो अयोध्या में चोरी हो गई है, करोड़पति बन गए हैं लोग, हमारे चढ़ाते मर गए हैं, वहां मर गए हैं। तो मथुरा के बारे में ह्वेनसांग लिखते हैं कि 3 स्तूप थे वहां, और 20 संघाराम कहते थे, जहां भिक्षुक लोग रहते थे।
तो भिक्षुक 2000 भिक्षुक रहते थे वहां। अयोध्या में 10 संघाराम ना 100 संघाराम थे अयोध्या में, और 3000 भिक्षु रहते थे वहां। अयोध्या में तथागत गौतम बुद्ध ने 16 साल उपदेश दिए वहां। तो इसलिए ये हमको इतिहास जानने की जरूरत है। और सुप्रीम जस्टिस, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जब ऐसी पे जूते पड़ते हैं, वो भगवान कहाँ चले गए, और उसके बाद जूते पड़ के भी वो कहाँ जाता है, वो क्या कहते हैं उसको, ना इसके साथ ज्यादा वो बागेश्वर धाम के पास। बताइए, वो तो जरा उसकी फोटो वायरल हो गई आजकल, अच्छा हो रहा, वायरल हो रही है। और इसमें बामसेब पे जिसको भी मैं अगर देख लूंगा कि मंदिर में गया मैं बच्चों को लेके, मैं उसको जरूर टोकूंगा। रोकता नहीं सकता हूँ क्योंकि ज्ञान दे सकते हैं हम, रोक नहीं सकते हैं, पर टोकूंगा जरूर। मैं इसलिए कहता हूँ बामसेब के लोग, कोई भी आदमी घर में पूजा ही नहीं करेगा जो बामसेब के, विशेषकर जो पदाधिकारी हैं और जो बामसेब में जुड़ना चाहते हैं। अगर वो ये चीज दिखाएंगे, हमने ये दिखाया है, मेरे से लोग सीखते हैं कि यार वो तो नहीं करते हैं। तो जो लोग इस टाइप के हैं वो निश्चित रूप से बामसेब में बेहतर काम करेंगे, उनको कोई पीछे लाने वाला नहीं है। इतनी जनता है हमारी, अरे हम पैसे देंगे उनको, वो पैसे बचा करके कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए ज्यादा नहीं करके, नहीं तो पूर्ण कुमार जैसे IFS आदमी को सुसाइड करना पड़ेगा। और अमित शाह कह दिया उसने उनका, बाबा साहब क्या कर रहे हो, इसे तुम भगवान का नाम लो, स्वर्ग पे चले जाओ। हम तो स्वर्ग गए हैं, बाबा साहब का नाम लेंगे, और स्वर्ग इसी को कहते थे। ये ह्यूइंग ने लिख रखा है इस किताब में कि स्वर्ग जो है भारत को कहते हैं, अन्य देशों में स्वर्ग भारत को कहते थे, और इन्होंने किसको कह दिया, ऊपर को, जिसको कोई जान भी नहीं सकते, या तो मर के आते लौट के आते वहां से। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों को जय भीम, जय भूलवासी, जय श्री राम। धन्यवाद सर, आपने तथ्यात्मक तरीके से इस टॉपिक पे अपनी बात रखी। मूल्यवान बातें सुनकर हम लोग रोमांचित हुए। इसके बाद मैं अगले वक्ता के रूप में माननीय दीपक सिन्हा जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपनी बात रखें। मैं सर्वप्रथम मानवता के अग्रदूत तथागत बुद्ध, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राष्ट्र निर्माता बाबा साहब को नमन करते हुए इस समाज में अपना जीवन देकर हमको मानवीय जीवन देने वाले सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मंचासीन साथीगण और सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध साथियों, जैसा कि ये विषय है मूल निवासी बहुजन संगठनों की एकता के बुनियादी सिद्धांत और कार्यक्रम। साथियों, मूल निवासी संगठनों की एकता किसी भी जगह या कहीं पर भी एकता विचारों से होती है। अगर हम वैचारिक रूप से किन्हीं संगठनों के विचारधारा में एक रूपता होती है तो हम उन संगठनों को मिलकर एक बड़ा संगठन बना सकते हैं, एक मजबूत संगठन बना सकते हैं। तो हमें विभिन्न संगठनों की जो वैचारिक विचारधारा है उस विचारधारा का निर्माण करने के लिए हमारे महापुरुषों ने हमें वैचारिक निर्माण करके विचारधारा दी है। हमें उस विचारधारा पर चलना है। साथियों, जैसा कि मुझसे पूर्व हमारे साथी BR बोस जी ने कहा कि हमारी एक पहचान होनी चाहिए। पहचान आदमी की विचारधारा से होती है। जैसा कि हम देखते हैं इस देश में जितने भी मनुवादी लोग हैं, विशेषकर ब्राह्मणवादी लोग, एक एंटीना रखते हैं। सभी लोग एक एंटीना रखते हैं। वो एंटीना उनका मल्टी चैनल पकड़ता है। तो वो एंटीना उनका विचारधारा का प्रतीक है।
वो विचारधारा का प्रतीक है। जितने भी एंटीनाधारी होते हैं वो सब एक ही विचारधारा के होते हैं। तो इसी प्रकार हमारी भी विचारधारा फुले अम्बेडकरी विचारधारा होनी चाहिए। अगर हम फुले अम्बेडकरी विचारधारा पर चलते हैं तो हमारा समाज यूनाइटेड होता है। दूसरी बात, बाबा साहब दुनिया के विद्वानों में श्रेष्ठतम विद्वान थे। हम सब जानते हैं आज भी भारत में बाबा साहब के बराबर पढ़ा लिखा कोई नहीं है। जिस व्यक्ति के पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था और उन्हें पूरा जीवन अध्ययन में ही जिन्होंने बिताया, जिनने हजारों किताबें पढ़ी थी, उन्होंने 1935 में कहा था इस धर्म में जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं थी और मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं। साथियों, 1935 से लेके 1956 तक उन्होंने इस धर्म के अनेक सिद्धांतों पर जो प्रैक्टिकल किए। उदाहरण के लिए उनने कालाराम मंदिर प्रवेश किया, उसमें अंग्रेजों का राज्य था, 1927 की बात है। तो जब उनने कालाराम मंदिर में प्रवेश, वो जानते थे कि इस मंदिर के अंदर कुछ नहीं है, फिर भी उनने कालाराम मंदिर आंदोलन इसलिए चलाया कि हमारे लोगों को पता चले कि हमें मंदिर में अलाउ नहीं है और अंग्रेजों को पता चले ये हिंदू नहीं है। अगर ये हिंदू होते तो ये मंदिरों में, ये भी कालाराम मंदिर में प्रवेश करते। तो जब वो कालाराम मंदिर में प्रवेश करना का उन्होंने आंदोलन चलाया था, तो जब वो जा रहे थे तो ब्राह्मणों ने पत्थरबाजी करी, उनके साथ आंदोलन किया, शायद उनको कुछ चोटें भी आई और कई साथी चोटिल हुए। फिर मुकदमा हुआ अंग्रेजों के राज में। मुकदमा में फिर तारीखें लगी, तारीख लगने हुआ ये सिद्ध, अंग्रेजों को ये सिद्ध किया कि हम हिंदू नहीं हैं। अगर हिंदू होते तो हमें ये आंदोलन में नहीं करना पड़ता। तो अंग्रेजों की उस न्यायिक व्यवस्था से उनको ये, अंग्रेजों को ये सिद्ध कराना था कि हम हिंदू नहीं है। दूसरी बात, उनने हमारे लोगों को समझाने के लिए और अंग्रेजों को सिद्ध करने के लिए किया, चावदार तालाब का आंदोलन किया। महाराष्ट्र में एक चावदार तालाब था, उस तालाब में गधे घोड़े कुत्ते सब पानी पिया करते थे और हमारे समाज के लोग पानी नहीं पी सकते थे। तो बाबा साहब ने उस तालाब के पानी को पीने का भी आंदोलन किया। जब पीने का आंदोलन किया तो उसमें भी वही हुआ। तो ब्राह्मणों ने उसमें झगड़ा फिसाद किया, फिसाद करने के बाद उसमें भी मुकदमा हुआ। मुकदमा करने के बाद बाबा साहब ने ये अंग्रेजों को सिद्ध किया कि ये भी 1927 का ही मामला है। अंग्रेजों को ये सिद्ध किया कि ये हिंदू नहीं है, ये गैर हिंदू लोग हैं। अगर ये हिंदू होते तो इन्हें जिस तालाब में घोड़े गधे पानी पी सकते हैं, उस तालाब में का मनुष्य पानी नहीं पी सकता है, इसलिए ये गैर हिंदू है करके बाबा साहब ने सिद्ध कराया। आज भी साथियों, हमारे उत्तराखंड की बात बताऊं, उत्तराखंड में भी जहां भी पानी के नौले होते हैं, शूद्रों का नौला अलग होता है। वो अभी भी नहीं, अभी भाई प्रमोद, डॉक्टर एडवोकेट प्रमोद साहब जी कह रहे थे, मैं अपने पिताजी के साथ बचपन में, प्रमोद जी कह रहे थे, मैं अपने पिताजी के साथ बचपन में कहीं था, उनके पिताजी पोस्ट मास्टर थे, वो बता रहे थे हम बचपन में पिताजी ड्यूटी करते, पानी की समस्या थी, हम पानी लेने जाते थे, शायद उस 8-10 साल के रहे होंगे। तो कह रहे थे तब तक वहाँ खड़े रहते थे जब तक कोई सवारी ना आ जाए, जब वो पानी हमारे बर्तन में डालता था तब हम लेके पानी आते थे। तो कहते वो बात मेरी समझ तब तो आई नहीं, जब मैं 11वीं और 12वीं में लखनऊ में पढ़ता था तब मेरी समझ में आई कि मैंने बाबा साहब को जब पढ़ा तब मेरी समझ में आई। साथियों, हम लोग सब कुछ देखते हैं, महसूस भी करते हैं। अभी उदाहरण के लिए, अभी कल की बात है, कल बागेश्वर में भटखोला एक इंटर कॉलेज था, उस इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को वहाँ के एक सवर्ण बाबू ने चाकू से मारकर हत्या कर दी। उस बाबू को ये पता था कि ये टमटा जी हैं और टमटा जी शरीफ आदमी होते हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं होते। वो साला इतना हरामी था कि उसने उन विचारों को रास्ते में पकड़ के चाकू से गोद के मार दिया। क्योंकि अभी हमारे एक साथी ने पहले उसमें कहा कि हम लोग क्रांति नहीं करते हैं। क्रांति करने के लिए जज्बे की जरूरत होती है। जज्बे के लिए हमारे दिमाग में एक बात ये होती है कि हम आज़ादी तो पूरी चाहते हैं, लेकिन हमारे समाज का ये गुण है, हम चाहते हैं कि भगत सिंह मेरे पड़ोसी के घर, मेरा बेटा घर में सुरक्षित रहे,
और पड़ोसी का बेटा भगत सिंह की तरह आंदोलन करने जाए। साथियों, जब तक हम अपने घर से अपने आप में आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध नहीं होंगे, तब तक हमें ये मानसिक गुलामी जो है सवर्णों की मानसिकता का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए होना पड़ेगा कि उन्हें पता है कि ये क्रांतिकारी लोग नहीं है, क्योंकि उनने हमारे जज्बे को खत्म कर रखा है। लगभग 4000 सालों की गुलामी, जिस समाज को शिक्षा से वंचित किया, स्वास्थ्य से वंचित किया, अभिव्यक्ति से वंचित किया, संपत्ति से वंचित किया, जब सभी वंचितहीन समाज जिस प्रकार से पशु होते हैं, पशु का कोई अधिकार नहीं होता है, जैसा मालिक चाहता है ऐसा पशु को रहना पड़ता है, उसी प्रकार से आर्य ब्राह्मण ने हमारे लोगों को गुलाम बना दिया, उनके सभी अधिकार छीन लिए। अधिकार छीनने की वजह से हमारे लोग मानसिक गुलाम हो गए। मानसिक गुलाम क्या हुए, यहाँ तक गुलाम हो गए कि अभी तक इनमें करंट नहीं आता है। अभी हमारे सामने कई घटनाएं होती हैं, हम लोग बराबर लोगों से संपर्क करते हैं। अभी ये गोलाबार में जो घटना हुई थी, इससे पहले एक बच्चे की हत्या कर दी थी, वो पूजा पाठ जादू तंत्र मंत्र के चक्कर में, उसमें भी हमने कई लोगों से संपर्क किया। और अभी एक यहाँ धानाचूली में, वहाँ एक हमारे आदमी बेचारा छोटा मोटा खोखा लगा के काम करता था, उसके खोखे को जला दिया। तमाम लोगों से संपर्क करने, अगर 200 लोगों से संपर्क करो तो 20 लोग मैदान में दिखाई देते हैं। तो मुझे तो कभी कभी ताजुब होता है कि पता नहीं जमीर ही मरा हुआ है या इनके अंदर करंट ही नहीं है। अगर इनका जमीर जिंदा होता तो अगर ये क्रांति करते तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। अभी हम केतन हत्याकांड की बात कर रहे थे, अभी जगदीश हत्याकांड की बात कर रहे थे। जितनी भी हमारे एट्रोसिटीज होती हैं, उसके लिए आधे से ज़्यादा हम खुद जिम्मेदार हैं। इसलिए जिम्मेदार हैं, हम सोचते हैं कि ये जो घटना हुई है, ये घटना इसके साथ ये समाज की, हम उसमें समाज का हम ये नहीं समझते, ये समाज के हिसाब से हुई है। साथियों, हमें सबसे पहले एकता बनानी होगी। एकता बनाने के लिए वैचारिक एकता बहुत जरूरी है। हमें विचारधारा से, आज हम जिस अवस्था में हैं, जिस व्यवस्था में हैं, उसके लिए फुले साहब और बाबा साहब जिम्मेदार हैं। अगर वो अपना जीवन न लगाए होते तो आज हम लोग न ऐसे संसाधनों में होते, न अच्छे ऐसे पोशाक में होते, न ऐसे कुर्सी में होते। मैं तो धन्यवाद हमेशा करना चाहता हूँ अंग्रेजों का, जो कुर्सी में बैठने का अधिकार है वो भी अंग्रेजों ने 1936 में कानून बना कर हमारे लोगों को कुर्सी में बैठने का अधिकार दिया। जितने अधिकार हमें आज प्राप्त हुए हैं, ये बाबा साहब की देन और अंग्रेजों की भी उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग है। अगर जैसे आज शासन चल रहा है, अगर मनुवादियों के हाथ में शासन उस समय होता, शायद बाबा साहब भी ये बहुत कुछ नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते कि जैसे अभी हमारा कल ये आजकल का ये आंदोलन चल रहा है, अभी ये दिल्ली जंतर मंतर में जो आंदोलन चल रहा है, उसमें सोनम वांगचुक का जो 20-22 दिन से आंदोलन कर रहा है, मेरे ख्याल 22वें दिन उसको सरकार ने चोरी छुप के षड्यंत्र करके उनको अस्पताल में एडमिट कराया, जबकि सरकार को उनके से वार्ता करनी चाहिए थी। भाई ये लोकतंत्र का तरीका है, अपना विरोध प्रदर्शन करे, वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे तो सरकार को अपना प्रतिनिधि भेजना चाहिए था, सरकार को उस पर पहल करनी चाहिए थी। सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है। मैं तो ये कहूँगा, चाहे सोनम वांगचुक किसी भी दल से हो, चाहे अभिजीत दीपके किसी भी दल से हो, लेकिन वो संविधान के दायरे के अंदर आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार जो षड्यंत्र कर रही है, उस षड्यंत्र के तहत मैं इस कार्रवाई की भर्त्सना भी करना चाहूँगा। इसलिए करना चाहूँगा कि वो संवैधानिक रूप से कार्रवाई कर रहे थे, जो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं उनका हनन कर रहे हैं। तो साथियों, हमें संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का पूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए हमें आपसी सामंजस्य बनाते हुए, एकता के सूत्र में बंधते हुए, वैचारिक रूप से हमें सबसे पहले विचार आदमी को एक करता है। जब हम सब लोग एक विचारधारा के होंगे तो बहुत जल्दी एकता के सूत्र बच जाएंगे, हमारा आंदोलन भी बहुत जल्दी सफल होगा। जो मैं अभी कह रहा था कि 200 लोगों से बात करते हैं कि 20 लोग दिखाई देते हैं, उसका कारण ये है कि हम 200 लोग वैचारिक रूप से एक नहीं है।
केवल 20 लोग वैचारिक रूप से एक होते हैं, इसीलिए 20 लोग होते हैं। हमें बाबा साहब फुले अम्बेडकरी विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को जब तक जन जन तक नहीं पहुंचा सकते हैं तो हमारी शक्ति का निर्माण नहीं हो सकता है। हमें शक्ति निर्माण करने के लिए बाबा साहब की विचारधारा को मानना पड़ेगा और उनके बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा। बाबा साहब ने 1956 में जो 1935 की कही हुई बात 1956 में उन्होंने चरितार्थ करी और 1956 में उन्हें हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म अपना के उन्हें स्वाभिमान की जिंदगी जिए। तब तक वो हमेशा जैसे हम लोग दलित कहलाते हैं, अछूत कहलाते हैं, बाबा साहब भी कहलाते होंगे। अगर वो जिस दिन से वो बौद्ध बन गए तो आज तक उन्हें कोई दलित नहीं कहता है, बौद्ध कहता है। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। आप लोगों से सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि फुले अम्बेडकरी विचारधारा को आत्मसात करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हमारा अस्तित्व है। ऐसा कहते हैं जिसका खाया उसका गाना भी चाहिए, नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। हम लोग ने वास्तव में नमक हरामी कर रखी है साथियों। हम जिसकी वजह से यहाँ पर हैं हम उसको न मानकर, अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि हम बकरा काटने जाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जैसी नौकरी लगती है तो चितई में पूजा करने जाते हैं, कोई कहीं जाता है, कोई पूर्णागिरी जाता है। तो हमें पूजा करनी चाहिए थी बाबा साहब की, क्योंकि हमें नौकरी बाबा साहब की वजह से मिलती है। तो हमें बाबा साहब के विचारों पर न चलकर जब मनुवादियों के विचारधारा पर चलेंगे तो हमारा शोषण भी होगा, हमारा दमन भी होगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि बाबा साहब की विचारधारा पर चलते हुए उनके विचार को जन जन तक पहुंचाएं, तभी हमारी सफलता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद माननीय दीपक चंद्राल जी।